पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक तलाक के मामले को सुनवाई करते हुए जो कमेंट्री की, उसमें उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का महत्व क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं अभी तक लागू हुआ है और राज्य ने उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया है। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको भारतीय नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का राज्य का काम बताया था कि वो उस दिशा में कार्य करेगा, लेकिन आज तक उस दिशा में कार्य नहीं हुआ है। इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण सिन्हा जी। स्वागत है वरुण जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। वरुण जी, ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो तलाक का, डिवोर्स का एक मामला था, ये क्या मामला था, ये कहाँ से शुरू होता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा जानकारी दीजिए। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि जिस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कई दशकों से समय समय पर चिंता व्यक्त करते आ रहा था, कई राज्यों के हाई कोर्ट्स ने अपना चिंता व्यक्त किया कि इस देश में आर्टिकल 44 का पालन करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अत्यंत आवश्यकता है और राज्य को चाहिए, देश को चाहिए कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक कानून लाए ताकि पूरे देश में जो कोड को लेकर के एक बहस छिड़ती है उसमें एकरूपता हो और उस एकरूपता के माध्यम से यहाँ के सिटीजन को न्याय दिया जा सके। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी को, जिन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में सत्यप्रकाश नामक केस में जो फैसला दिया है 2 दिन पहले, उस फैसले के माध्यम से उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की एब्सेंस, जो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, के वजह से जनता को उनके अधिकारों को लेकर के मशक्क़त करनी पड़ती है। किस तरह से यहाँ के नागरिकों को, जबकि आज हमारा समाज बहुत प्रोग्रेस कर गया, उन्होंने इस बात को भी अपने जजमेंट पे लिखा है, जब इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी मैरिज हो रही है, ऐसी सूरत में अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है या कोई अन्य डिस्प्यूट होता है सक्सेशन को लेकर के, तो किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में जो लिटिगेंट होते हैं इस देश के नागरिक को संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ता है और अंततः उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने सत्यप्रकाश नामक केस में दिखाया कि किस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के रहते हुए भी जो डिवोर्स सीख करते हैं इंटर कम्युनिटी मैरिज की स्थिति में या अमॉन्ग ट्राइब्स, इसमें आप देखेंगे इस जजमेंट में मीना ट्राइब्स की चर्चा है। आप देखेंगे जो संथाल ट्राइब्स हैं या जो छोटा नागपुर ट्राइब्स हैं या जो अन्य ट्राइब्स हैं पूरे देश में, उनके बीच किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में न्याय नहीं मिल पाता है और उनको कस्टमरी जो लॉ है उस पर निर्भर करना पड़ता है, कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे। तो आज का जो प्रोग्रेसिव समाज है उसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जब इंटर कम्युनिटी, इंटर ट्राइब्स या इंटर रिलीजन मैरिज की बात होती है या सक्सेशन की बात होती है, वैसी सूरत में किस तरह से कठिनाइयाँ अदालतों के समक्ष भी आती हैं। तो अदालत ने एक अपना भावना का प्रकटीकरण किया है सत्यप्रकाश नामक जजमेंट के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय ने, और यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। जब आप इस परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो 1985 में बहुत ही चर्चित केस था शाह बानो केस। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस में पहली दफ़ा भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पीठ ने
अपनी चिंता जाहिर की थी कि भारत के संविधान में जो धारा 44 है, जो कि एक डेड लेटर बन करके पड़ा हुआ है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है और उसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बना करके देश में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो खामियां आज के प्रोग्रेसिव सोसाइटी में उभर कर सामने आ रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में, उन खामियों को दूर किया जा सके। उसी साल दूसरी घटना है, लिंग देह की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की जजमेंट है। जॉर्डन डिंग 2। हाँ, जॉर्डन डिंग 2 की जो जजमेंट है, एसएस वर्सेज एसएस अरोड़ा चोपड़ा, उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की निहायत ज़रूरत है और आर्टिकल 44 को इन्वोक करना चाहिए। फिर आप बाद में आएंगे तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया, सरला मुदगल का केस। सरला मुदगल के केस में बाइगेमी के केस में किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में अदालत को दिक्कतें आई उस केस में फैसला देने में, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने धारा 32 जो पैरा 32 है उस जजमेंट का, सरला मुदगल के केस का, उसमें रिक्वेस्ट किया तत्कालीन केंद्र सरकार से कि साहब इस पे एक कानून बनना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए और सिविल कोड की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी बात को आगे भी कई जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट में जिसमें रिपीट किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की ज़रूरत है। केरला उच्च न्यायालय का मैं आपको बता दूं कि एक जजमेंट है जिसकी चर्चा दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में किया है। उस केस में भी केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक निहायत आवश्यक कानून है जिसकी ज़रूरत है इस देश को, क्योंकि यह देश बहुधर्मीय, बहुभाषीय और विविध सांस्कृतिक विचारों का केंद्र है। ऐसी सूरत में जब आज समाज प्रोग्रेस कर रहा है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, तो जो विसंगतियां आ रही हैं कानून के निष्पादन में या न्याय दिलाने में, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसीलिए आर्टिकल 44 को इन्वोक करके इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की नितांत आवश्यकता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं इसमें राकेश जी, कि सेक्शन आर्टिकल 44 जो धारा है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो चैप्टर है, चैप्टर 4 भारत के संविधान में, उसके तहत ये आता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं भारत के संविधान में, वह आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। ये जिम्मेवारी सरकार की है कि किस तरह से कल्याणकारी राज्य की कल्पना हो सकती है जी। और कल्याणकारी राज्य की कल्पना के दिशा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिकल्पना आर्टिकल 44 में की गई है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 44 एक कितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भारत के संविधान में, जिसका अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया, जबकि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1950 से लेकर के अब तक उस आर्टिकल को अमली जामा नहीं पहनाया गया। यही वजह है कि तरह तरह के जो आज विकृतियां समाज में देखने को मिल रही हैं, खासकर शादी के नाम पर, खासकर स्वामित्व के नाम पर, सक्सेशन के नाम पर, और इस तरह से कई और उदाहरण हैं। तो ये जो विसंगतियां हैं, इसको दूर करने में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत बड़ा वजूद है, उसकी बहुत आवश्यकता है। शाहबानो केस का जब आप अध्ययन करेंगे, शाहबानो केस में क्या था कि जब शाहबानो को तलाक दे दिया गया और शाहबानो ने अपने भरण पोषण के लिए अपने पूर्ववर्ती पति से कहा कि हमें हर्जाना दो, हमें मेंटेनेंस दो, तो उसने कहा कि हमारा जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से मेहर के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। अंततोगत्वा उसे धारा 125 सेक्शन 125 जो सीआरपीसी में, उसका सहारा लेना पड़ा, और उस कानून का जब वो सहारा लेती है तो अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड
और कई संगठन आकर के उसका विरोध करते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। उसी तरह से और भी कई धर्म हैं जिसमें कि पर्सनल लॉ की चर्चा है। तो ये जो भी संगतियां हैं जिससे उसी समाज के लोगों को असहज होना पड़ता है, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द बोर्ड जितने भी धर्म हैं, जितनी कम्युनिटीज़ हैं, सबके बीच एक सामंजस्य, समता और समानता का स्थापना करता है। इसकी निहायत ज़रूरत है। वरुण जी, ये तो आपने मुकदमे में जितने बातों की चर्चा की गई, जितने और केसेस के बारे में बताया गया, ये सब बताया। क्या भारत को आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए? सरकारों ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। 1995 के सरला मुद्गल वाले मैटर में सरकार को दिशा निर्देश दिया गया। 85 के शाहबानो मैटर में सरकार को दिशा निर्देश दिया गया। कोर्ट लगातार मांग पे मांग कर रहा है। आज 35 वर्ष हो चुके हैं शाहबानो मैटर को, और 95 से अब तक लगाएं तो 20 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं सरला मुद्गल के मैटर को। कोर्टों के लगातार दिशा निर्देश देने के बावजूद 2021 का ये मैटर आता है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह यही दिशा निर्देश फिर से देती है। कोर्ट डिमांड कर रहे हैं देश के लोगों के लिए, क्योंकि आजकल इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज ये लगातार जारी हैं और भारत का युवा इन चीज़ों को नहीं मान रहा है। तो क्या सरकारों को सोचना या उस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर करना यह लोगों का काम रह गया है? भारतीय जनता पार्टी भी इसको अपने हर बार अपनी जो चुनाव की इनकी जो डिमांड्स होती हैं उसमें ऊपर रखती है, लेकिन आज तक सरकार में रह चुके हैं ये लोग, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या समस्या है? देखिए, जब आप शाहबानो जजमेंट को देखेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का वो जजमेंट था। तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी उसका ये दायित्व बनता था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा दिए गए जजमेंट का पूर्ण सम्मान होना चाहिए था और उसी के अनुरूप उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून ले आकर के पूरे देश में लागू करना चाहिए था। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत के संसद में उस जजमेंट को उलट दिया गया और उस जजमेंट को निरस्त किया गया भारत के संसद की बैठक बुला करके, और तब की केंद्र सरकार ने बजाय इसके कि उस जजमेंट को लागू करता, उस जजमेंट को भारत के संसद के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। तो जो लब्बो लबाब यह है कि इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को करेज की ज़रूरत है। तत्कालीन सरकार 1985 में जो भी सरकार केंद्र में थी, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में वह जज्बा नहीं था कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के सब जजमेंट का वो सम्मान कर सके। उसके तत्काल बाद आपने कहा कि जो जॉर्डन जो डिंग डे का जो जजमेंट आया, उसमें भी जो 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, वो जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की, उसमें भी कहा गया, उसका भी हश्र वही हुआ। और बाद में जितने भी सरला मुद्गल के केस में, तब भी जो केंद्र में जो भी सरकार थी भारत की केंद्र सरकार, उसने भी उस जजमेंट को तवज्जो नहीं दिया। लेकिन आज जो पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, और इस पर मैं राकेश जी आपको बताना चाहता हूं कि एक पब्लिक डिबेट भी शुरू है। आप देखेंगे कि कई फोरम पे डिबेट चालू है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज की जो केंद्र सरकार है, खासकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद, हम समझते हैं कि आज की जो केंद्र सरकार है उसके समक्ष पहला फैसला है, और इस फैसले का पूर्ण सम्मान केंद्र सरकार को करनी चाहिए और करेगी भी, और शायद इस दिशा में कोई नया कदम अवश्य उठेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वरुण जी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
लागू होता है। उस समय आर्टिकल 44 दिशा निर्देश ही था, लेकिन हमारे उस समय के संविधान को बनाने वाले और उसे अपने आप पर लागू करने वाले जितने भी नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने इसको आवश्यक माना था कि इस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। 70 वर्ष तक, 75 वर्ष शायद, अब तो 75 वर्ष तक हम यहाँ आ गए हैं, इन विषयों पर विचार नहीं हो पाया है। ये 1950 में विचारणीय था, लेकिन उसके बाद ये 70-75 वर्ष तक विचार में नहीं आ पा रहा है और कोर्ट डिमांड कर रहे हैं। तो ये सरकारों का फेलियर कहेंगे या सरकार कहीं राइट्स और रिचुअल्स की वजह से दबाव में रहती हैं? राकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैंने अभी कहा भी आपको, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, क्योंकि यह कानून भारत के संसद को ही बनाना है, भारत की संसद ही बनाएगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि शाह बानो केस के जजमेंट के समय 1985 में भी जो केंद्र की सरकार थी, उसने उस कानून को निरस्त किया, और बाद में जो सरकारें आईं उनके समक्ष भी जजमेंट आए, जैसे कि 1995 में सरला मुदगल का, तत्कालीन सरकार ने भी उसको अनदेखा किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, और अब की सरकार जो है इस पर ज़रूर गंभीरता से विचार करेगी, और मुझको लगता है कि आना चाहिए। और जो जिस्ट ऑफ द मैटर है कि जब तक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं होगा, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो बन सकता है, न उसको लागू किया जा सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अभी जो सरकार है उसको हिंदुत्ववादी सरकार माना जाता है, और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इनको हिंदुत्ववादी मानते हुए कि ये लोग हिंदुत्ववादी हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में ये इस्लामिक शरिया को कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं आपका जो यह प्रश्न है इससे मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड संवैधानिक प्रावधान है। धारा 44 आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। धारा 44 भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ, तो उस वक्त भारत के हर राज्य के प्रतिनिधि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एक आर्टिकल के विषय में डिटेल्ड में वाद विवाद होने के बाद ही उसको भारत के संविधान का अंग बनाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो भारत के हर कोने से का प्रतिनिधित्व करते थे, भारत के बहुआयामी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, भारत के बहुल सांस्कृतिक भावना का प्रतिनिधित्व करते थे, भारत के बहुसंख्यक धार्मिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो जब उन्होंने इस पे डिबेट किया और उनको लगा कि नहीं, जिस तरह से भारत एक विविधताओं का देश है, ऐसी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ की नागरिक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है, और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 44 भारत के संविधान में लाया, उसको जोड़ा, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम नेशनल इंटीग्रेशन, जो एक विषय उठता है नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा माध्यम धारा 44 है, जो हमारे भारत के संविधान में है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत, बहुआयामी भारत को कैसे इंटीग्रेटेड रख पाएगा, उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 44 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नीति निर्देशक तत्वों के दायरे में रखा। तब उन लोगों को ये तो तय था कि इसे लाना चाहिए देश की एकता को बनाए रखने के लिए, लेकिन इसको उस समय लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में उसे रखा गया और ये तय किया गया कि समय अनुसार राज्य को इस दिशा में काम करना चाहिए।
राज्य या कहें जो राजनीतिक नेतृत्व है, पॉलिटिशियंस है, वो अभी इसी बात का बहाना लेकर कि अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं हैं और इस बात को आगे बढ़ाते आए हैं। आपका क्या कहना है कि आज की सरकारें इसको तय कर पाएंगी या वो भी यही बहाना ले सकती हैं कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं? देखिए, मैं पहले कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। जो पहले की सरकारें अपना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में या और जो ज्वलंत मुद्दाएं जो संविधान से संबंधित थी उनके बारे में नहीं दिखा पाए, लेकिन आज जो केंद्र की सरकार है, मैं इस सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि संविधान के कई ज्वलंत मुद्दे थे जो भारत के संविधान आने से पहले इस देश में मौजूद थे, उन मुद्दों को संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया है, जिसमें मैंने पहले आपको इंटरव्यू दिया था, धारा 370 और 35A, अयोध्या का विवाद, इन समस्याओं का समाधान जो वर्तमान केंद्र की सरकार है ने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ साथ मेरे को आत्मविश्वास है कि आज की जो केंद्र की सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग विल रखती है और शायद इस समस्या का निदान इसी सरकार के माध्यम से संभव है। धन्यवाद वरुण जी, आपने बहुत अच्छा हमें जानकारियाँ दी और आपकी जो ये आशा है कि ये भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी, ये निराशा में ना बदले, ये हमारी भी इच्छा है। हम आज जो युवाओं को देख रहे हैं, आज देश का युवा जिस दिशा में देख रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए और इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम तत्व है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस विषय को फिर से चर्चा में लाया और न्यायालय क्या सोच रहे हैं ये भी पूरे देश को बताया। राजनीतिज्ञों को भी न्यायालयों की दिशा में सोचने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।